बच्चों, आज 21 चैप्टर मानव अध्यावरणीय तंत्र में अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं त्वचा के व्युत्पन्न। त्वचा में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोम, जो कि त्वचा का व्युत्पन्न है। चित्र में आपको त्वचा का उदर्घकाट दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ये रोम आपने पढ़ा था, ये संरचना पाई जाती है। रोम क्या है? ये अधिचर्म की सजीव और सक्रिय मैल्पिगी स्तर से बनते हैं। ये जो स्तर है आपने पढ़ा था, क्या नाम था इसका? मैल्पिगी स्तर। तो इसके व्युत्पन्न से, इसके फोल्डिंग से जो है ये बनते हैं। और रोम भी जो है कई भागों से मिलके बना होता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो चर्म में धसा हुआ आधारी और थैलीनुमा संरचना, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं रोम पुटक या हेयर फॉलिकल। रोम पुटक या हेयर फॉलिकल। इसकी भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। एक आप बाहर की ओर देख रहे हैं ग्रीन कलर की, ये चर्म का तंतुमय स्तर होता है, और भीतर की ओर जो है अधिचर्म की ये जो भीतरी स्तर है, ये इस स्तर का बना होता है। दूसरा पार्ट होता है रोम जड़। ये जो आप संरचना यहाँ देख रहे हैं, ये है रोम जड़ या हेयर रूट। क्या है ये? रोम पुटक के तल में स्थित कोशिकाओं के सक्रिय विभाजन से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे रोम जड़ कहते हैं, और ये चर्म में धसी रहती है। उसके बाद ये आप ये फूली हुई संरचना देख रहे हैं यहाँ पर, रोम पुटक के पैंदे में स्थित गड्ढे में रुधिर कोशिकाओं का, ये जो ब्लड वेसल्स है, इनका एक गुच्छा पाया जाता है। इसी गुच्छे को, इसी गड्ढे को कहते हैं रोम पैपिला या हेयर पैपिला। रोम पैपिला। ये जो गड्ढा होता है, अभी आपको बताया, इसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, गुच्छा फैला रहता है, और पैपिला से रुधिर कोशिकाओं के द्वारा ही पोषक पदार्थ जो है जड़ में पहुंचाया जाता है, जिससे पूरे रोम की जो है न्यूट्रिशन होता है और उसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद ये आप बाहर निकली हुई संरचना देख रहे हैं, इसे कहते हैं हेयर शाफ्ट या रोम कांड। रोम कांड या हेयर शाफ्ट। ये क्या है? चर्म से बाहर त्वचा की सतह पर निकला हुआ रोम का ठोस भाग होता है, जो रोम कांड कहलाता है। ये निर्जीव भाग होता है और इसके भी 3 भाग होते हैं। 3 जो है इसकी लेयर्स पाई जाती हैं। एक होती है उपत्वचा, दूसरी होती है वल्कुट या कॉर्टेक्स, और तीसरी होती है मध्यांश या मेडुला। तो ये 3 स्तरों से मिलके बना होता है। जो फर्स्ट है उपत्वचा क्यूटिकल, ये रोम का सबसे बाहरी जो है लेयर होती है, और अत्यंत महीन और एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं शल्की होती हैं, जैसे आपने ये ऊपर त्वचा का अधिचर्म का सबसे ऊपरी स्तर देखा था, इस प्रकार से होती हैं और एक दूसरे पर आच्छादित होती हैं। दूसरा जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये बीच का स्तर होता है, बीच में पाया जाता है, और इनके स्तर की जो कोशिकाएं हैं, इसके मध्य रंगा कण पाए जाते हैं। तो वल्कुट में याद रखना क्या पाए जाते हैं? रंगा कण पाए जाते हैं, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनके कारण जो है बालों का कलर होता है। इन रंगा कणों की अगर वल्कुट स्तर में कमी हो जाए तो वल्कुट कोशिकाओं में क्या होगी? हवा भर जाती है, जिसके कारण बाल जो है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। सबसे भीतरी जो स्तर है रोम कांड का, वो मेडुला या मध्यांश कहलाता है, और ये मुख्य भाग होता है रोम का, और परस्पर सटी हुई बहुकोणीय कोशिकाओं से मिलके बना होता है, और ये बीच में होता है, तो ये रोम का अक्ष बनाता है। उसके बाद ये आप रोम से लगी हुई एक संरचना दिखाई दे रही है आपको। ये क्या है? एक विशेष प्रकार की पेशियाँ होती हैं, जिसे कहते हैं एरेक्टर पिलाई पेशियाँ। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इनका फंक्शन भी और इनका नाम भी। इरेक्टर पिलाई होती हैं ये पेशियाँ, और अरेखित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं। अरेखित, ठीक है। 3 प्रकार के पेशी होती हैं, जिसमें से अरेखित पेशी तंतुओं की बनी होती हैं। ये पुटिका से निकलकर चर्म में लगी रहती हैं, और इनका कार्य होता है, ये बालों की गति का संचालन करती हैं। जो हेयर मूवमेंट करते हैं, बालों की गति का संचालन करना इनका प्रमुख कार्य है। तो कैसे करती हैं? जब ये संकुचित होंगी तो हेयर क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं, और रिलैक्स होते हैं तो हेयर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो इनका ये कार्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये आपने रोम की संरचना पढ़ी। इसके बाद दूसरा त्वचा का व्युत्पन्न आता है त्वचीय ग्रंथियाँ।
त्वचा की जो ग्रंथियां होती हैं वो बहिस्त्रावी होती हैं, याद रखना। क्यों? क्योंकि इनमें नलिका पाई जाती है, ट्यूब पाई जाती है और ये सभी ग्रंथियां अधिचर्म की सतह पर खुलती हैं। दूसरा, ये ग्रंथियां जो है अधिचर्म के मैलपेगी स्तर के चर्म में अंतर्वलन से बनती हैं। ठीक है, इनका निर्माण किस प्रकार होता है? जो इसका मैलपेगी स्तर है उसके चर्म में अंतर्वलन से ये बनती हैं। अलग अलग प्रकार की हैं, जैसे सबसे पहले हम देखेंगे श्वेत ग्रंथियां या श्वेत ग्लैंड्स। ये जो होती हैं सिंपल नलिकाकार ग्रंथियां होती हैं। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये क्या है? इसमें श्वेत ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि या श्वेत ग्लैंड। नलिकाकार होती है, सिंपल जो है नलिकाकार होती है और नीचे आकर के ये थोड़ी सी कॉइल्ड हो जाती हैं। इनका महीन नलिकाकार जो भाग होता है वो अधिचर्म की सतह पर ये बाहर की ओर खुलता है और निचला भाग जो होता है ये कुंडलित होता है जो कि चर्म में धंसा रहता है। इनका जो प्रमुख स्त्राव होता है वो स्त्राव का नाम होता है, आप सबको पता है, पसीना। तो इसका जो ये पसीना स्त्राव होता है वो केवल इसमें जल नहीं होता है, जल के अलावा इसमें जो कुछ लवण है, यूरिया है और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। ये एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की होती हैं क्योंकि जो इनका स्त्राव होता है वो रिस कर बाहर की ओर आता है, इसलिए ये ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की। ये मनुष्य में लगभग 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये हथेली, तलुओं और बगल में इनकी संख्या जो होती है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक संख्या में ये इन स्थानों पर पाई जाती है। मानव में जो एपोक्राइन श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं वो आँखों की पलक, जनांगों के पास, गुदा या चूचक के पास भी पाई जाती हैं। इनका जो कार्य होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका कार्य, इनका प्रमुख कार्य होता है शरीर का ताप नियमन करना। टेम्परेचर को जो है शरीर के ये कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। दूसरी ग्लैंड होती है तेल या सेबेशियस ग्लैंड। ये जो होती है रोम पुटिका की एपिथेलियम के वलन से बनती हैं। देखो संरचना में ये यहाँ पर पाई जा रही हैं, इन्हें ही कहते हैं सेबेशियस ग्रंथि या तेल ग्रंथि। ये ग्रंथियाँ पुटिका में ही खुलती हैं, जो हेयर फॉलिकल है उसी के अंदर खुलती हैं। तेल ग्रंथियाँ जो है ये होलोक्राइन प्रकार की होती हैं। होलोक्राइन हम किसे कहते हैं कि ये जो इनकी ग्रंथियों की जो कोशिकाएं हैं ये अपने स्राव को जब स्रावित करती हैं तो वो स्वयं विघटित हो जाती हैं। ऐसी ग्रंथियों को होलोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। और तेल ग्रंथियां संरचना में ये शाखित होती हैं और कोष्ठी होती हैं। ये बालों की जड़ों और पुटिकाओं के पास ही पाई जाती हैं। इनकी स्थिति याद रखना कहाँ होती है? बालों की जड़ों और पुटिकाओं के पास स्थित होती हैं। इनके स्राव का नाम होता है सीबम, बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाम याद रखना इसका। सीबम जो है सेबेशियस ग्लैंड का स्राव है जो कि दूध के समान गाढ़ा तेल जैसा होता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये रोम कांड को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। इससे त्वचा जो होती है चिकनी और जलरोधी बनी रहती है। ये ग्रंथियाँ कहाँ पर जो है पाई जाती हैं? वैसे सभी स्थानों पर पाई जाती हैं, लेकिन याद रखना ये हथेली और तलुओं में जो है ये अनुपस्थित होती हैं, वहाँ पर नहीं मिलती। उसके अलावा शरीर के सभी भागों में पाई जाती हैं। और एक इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इन ग्रंथियों में जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। सेबेशियस ग्लैंड्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्लैंड्स जो हैं सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का सिंथेसिस करती हैं, तो वो होती है तेल या सेबेशियस ग्लैंड। उसके बाद आती हैं मैमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियाँ। इनकी स्थिति होती है ये वक्ष भाग में स्थित होती हैं। और किस प्रकार की होती हैं? ये संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियाँ होती हैं या संयुक्त कुपिकाकार ग्लैंड्स होती हैं। ये एपोक्राइन प्रकार की होती हैं। एपोक्राइन उसे कहते हैं जब ये अपना स्राव स्रावित करती हैं तो वो एक मेम्ब्रेन में बाउंड होकर के बाहर स्रावित होता है। तो ये ग्रंथियाँ जो है ये मादा में ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इनका स्राव जो है उसका नाम होता है दुग्ध, और जिससे शिशु का पोषण किया जाता है। इन ग्रंथियों की वृद्धि जो है एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। जो दूध का निष्कासन है, मिल्क जो सिक्रेशन है, उसको कंट्रोल करने का कार्य ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। ये हार्मोन्स वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे कि दुग्ध निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होती है।
और ये जो है तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनती हैं। मेमोरी ग्लैंड तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। उसके बाद आती है सेरुमिनस ग्लैंड। ये जो होती है ये कहाँ स्थित होती है? ये बाह्य जो कर्णनाल होती है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ये कुंडलित नलिकाकार ग्रंथियाँ होती हैं और श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से ये बनती हैं। इनका स्राव का नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इनका स्राव कहलाता है सेरुमिन, जिसे कर्ण मोम भी कहा जाता है। और इसका कार्य होता है ये कर्णपटय की जो है सुरक्षा करने का कार्य करता है, यानी हमारे कान के अंदर ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आती हैं मूलाधार या वक्षण ग्रंथियाँ या पेरिनियल ग्लैंड। ये सेबेशियस ग्लैंड्स का जो है मॉडिफिकेशन होती है, रूपांतरण होती हैं। और इनकी स्थिति कहाँ होती है? ये गुदा और मूत्रजनन छिद्र के बीच जो मूलाधार क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो इनकी स्थिति भी याद रखना। ये एक गंधयुक्त पदार्थ का स्रावन करती हैं, इसलिए इन्हें गंध ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। और कैसी होती हैं? ये एपोक्राइन नेचर की होती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगली आती है मीबोमियन ग्लैंड। ये ग्रंथियाँ जो हैं ये सेबेशियस ग्लैंड्स का जो है मॉडिफिकेशन है। कहाँ पाई जाती हैं? इनकी स्थिति याद रखना। ये पलकों की बोरोनियों के नीचे पाई जाती हैं। ये एक तेलीय पदार्थ का स्रावन करती हैं जो कॉर्निया को चिकना रखता है और साथ साथ उसकी कॉर्निया की सुरक्षा भी करता है। तो इनका कार्य और इनकी स्थिति बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अंतिम जो ग्रंथि है वह है जैस ग्लैंड। ये भी सेबेशियस ग्लैंड का रूपांतरण होती हैं और ये ग्रंथियाँ भी पलकों की बोरोनिया की जो पुटिकाएँ हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। जो बोरोनिया है वहाँ पे के जो रोम हैं उनकी फॉलिकल्स में ये स्थित होती हैं और ये भी तेलीय पदार्थ का स्रावन करती हैं जो बोरोनिया को चिकना रखने में सहायक होता है। तो सभी ग्लैंड्स के कार्य, उनकी स्थिति और उन किससे वो रूपांतरित हुई हैं, ये 3 बातें सभी ग्रंथियों में आपको अच्छे से याद रखनी है।